नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी एकेडमी पर। कल हमने देखा था ओम्स लॉ क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, V = IR का जो फॉर्मूला वो कैसे आता है, जिसमें हमने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए वहां पर एक कांस्टेंट हम यूज करते हैं जिसका नाम हमने रेजिस्टर दिया था। अब फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक है, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टर होता है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे हमने कल अब बात करी थी कि कोई भी रेजिस्टर कोई भी कंडक्टर होता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट में रेजिस्टेंस अवेलेबल होता है। अब ये रेजिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड होता है उसके बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Complete an electric circuit consisting of a cell, an ammeter, a nichrome wire of length L, say Mark 1, and a plug key as shown in figure 11.5। निक्रोम वायर के बारे में हमने कल देखा था। निक्रोम किसका अलॉय होता है? निकल होता है, क्रोमियम होता है, मैंगनीज होता है और आयरन होता है। तो इन सब का अलॉय, इन सब को मिलाकर आपका क्या बनाया जाता है? निक्रोम बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी गई है, देख लेते हैं। Now plug the key, note the current in the ammeter, replace the nichrome wire by another nichrome wire of same thickness but twice the length, that is 2L। ठीक है, पहले आपने क्या लिया? एक निक्रोम वायर लिया, उसकी कुछ लेंथ ली और उसकी थिकनेस ली। थिकनेस मतलब जैसे ये वायर है, वायर की एक थिकनेस होती है, हर वायर की एक थिकनेस होती है। तो वैसे ही जैसे ये वायर है, ये वायर है, तो ये जो हो गया ये किसकी क्या हो गई? थिकनेस हो गई। तो आपने क्या किया? पहले आपने क्या लिया कि थिकनेस जो थी, थिकनेस जो मतलब लेंथ है, अगर मान लो L मीटर ली थी, अब आप क्या ले रहे हैं? 2L मीटर, मतलब डबल द लेंथ। लेंथ का क्या ले लिया आपने? डबल ले लिया। पहले आपने L मीटर की लेंथ ली थी, अब आप 2L मीटर की लेंथ ले रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या फर्क आता है इसमें। Note the ammeter reading. Now replace the wire by a thicker nichrome wire, the same length L, marked 3. A thicker wire has a larger cross-sectional area. Again note down the current through the circuit. पहले आपने क्या लिया? लेंथ L ली थी, उसके बाद लेंथ आपने 2L ली। पहले आपने थिकनेस मान लो, सपोज करो कि आपने थिकनेस अगर T ली है, इस तरीके से इस थिकनेस को हमने डायमेंशन दे दिया T। तो अब दूसरी हमने एक वायर लिया जिसका थिकनेस 2 × T हो गया। ठीक है, डबल हो गया। थिकनेस क्या कर लिया हमने? डबल कर ली। मतलब हम वैल्यूज को बढ़ा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि करंट की रीडिंग क्या क्या है। ठीक है, इंस्टीड ऑफ टेकिंग अ निक्रोम वायर, कनेक्ट अ कॉपर वायर in the circuit. Let the wire of the same length and the same area of cross section as that of the first nichrome wire. Note the value of the current. Notice the difference। मतलब आपने क्या किया? पहले तो आपने निक्रोम वायर लिया, उसकी थिकनेस मान लो कि सपोज करो ये निक्रोम वायर है, इसकी थिकनेस L है। ठीक है, तो ये आपका एक वायर अगर सपोज कर लो मान लो, तो इसकी थिकनेस L है। अब दूसरा आपने जो कंडीशन लिया उसके अंदर क्या किया? सॉरी, इसकी लेंथ जो है L है और आपने दूसरा लिया, उसकी लेंथ आपने 2L ले ली, मतलब इससे डबल ले लिया, मतलब 2 पेन के बराबर आपने ले लिया। ठीक है, अब जैसे मान लो कि पहले वाले की थिकनेस इतनी थी, अब ये देख रहे होंगे आप पतला है, ठीक है, और दूसरे वाले की थिकनेस आपने ज़्यादा ले ली। इस तरीके से आपने वैल्यूज़ को चेंज कर लिया। पहले ये काम निक्रोम वायर के साथ किया, उसके बाद यही काम आप कॉपर वायर के साथ करोगे, और उसके बाद सारी जो आपकी एमीटर की रीडिंग है वो आप चेक करोगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर जगह पर आपने एमीटर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये पूरे सर्किट को रिप्रेजेंट करता हुआ एमीटर यहाँ पर है हमारे पास। ठीक है, अब पहले देखो ये पूरा का पूरा हमने लिया है यहाँ पर, जहाँ पर हमने थिकनेस वगैरह लेनी है। ठीक है, जो जैसे पहला वाला वायर है, फिर दूसरा वाला, ये दूसरा वाला वायर है, ये तीसरा वाला वायर है, ये चौथा वाला वायर है। डार्क जो दिख रहा है उसकी ज़्यादा थिकनेस है, जो लाइट दिख रहा है उसकी थिकनेस कम है। ठीक है, इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। It is observed that the ammeter reading decrease to 1/2 when the length of the wire is double। ठीक है, एमीटर की रीडिंग जो थी 1/2 हो गई जब उसकी लेंथ को डबल किया गया। लेंथ को डबल किया गया मतलब लेंथ को बढ़ाया गया, तो एमीटर की रीडिंग क्या शो कर रहा है? करंट शो कर रहा है। मतलब करंट क्या हो गया? कम हो गया। जैसे ही लेंथ को बढ़ाया गया, डबल किया गया, तो जो करंट की रीडिंग थी वो क्या हो गई? आधी हो गई। The ammeter reading is increased when the thicker wire of the same material and of the same length is used in the circuit।
जैसे ही आपने थिकनेस बढ़ाई तो एमीटर की रीडिंग भी बढ़ गई, मतलब थिकनेस जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के प्रोपोर्शनल है। अगर मान लो कि एक चीज़ बढ़ा रहे हैं और दूसरी भी बढ़ रही है तो वो क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। और अगर मान लो एक चीज़ बढ़ा रहे हैं दूसरी घट रही है दूसरी कम हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो जब लेंथ की बात करी हमने तो लेंथ क्या हो रहा है, जैसे आप लेंथ को बढ़ा रहे हो वैसे क्या हो रहा है, करंट आपका कम हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर देखा जाए तो थिकनेस को जैसे जैसे बढ़ा रहे हो वैसे आपका करंट क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। We observe that the resistance of the conductor depends on its length, on its area, cross section and the nature of its material. हमने यहाँ पर तीन चीज़ें देखी कि किसी भी करंट, कोई भी जो रेजिस्टर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, एक तो उसकी लेंथ पर, ठीक है, सबसे पहले किस पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर। उसके बाद उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब उसकी थिकनेस कितनी है। उसके बाद तीसरा कौन सा मटेरियल हमने यूज़ किया, जैसे निक्रोम वायर के लिए अलग एमीटर की रीडिंग होगी, कॉपर वायर के लिए अलग एमीटर की रीडिंग होगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किन तीन चीज़ों पर, एक तो उसकी थिकनेस पर, उसकी लेंथ पर, थिकनेस मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसकी लेंथ और उसका मटेरियल, इन तीन चीज़ों पर मेजरली डिपेंड करता है क्या, रेजिस्टेंस। Precise measurement have shown the resistance of a uniform metallic conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to the area of cross section, that is L। और L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L बाई ए। यहाँ पर ये L है, ठीक है। ये किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया इस चीज़ को एक बार देखिएगा। यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है R, अरे कहीं नहीं हो रहा भैया, R is directly proportional to length, R is inversely proportional to the 1 by A। इस तरीके से अब इन दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा R is proportional to L by A। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए आपको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा जो कि हो जाएगा रो। ठीक है, इसको हम रो पढ़ते हैं, ठीक है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो आपका फाइनल फॉर्मूला बनेगा R इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं रो, ऐसे लिखते हैं L बाई ए। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब आपके मन में सवाल ये होगा, सर अभी तो आप पढ़ा रहे थे कि लेंथ जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे करंट क्या होता है, कम होता है। यहाँ तो आर और एल जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ये तो उल्टा हो ही नहीं रहा है। तो इसका जो बेसिक रीज़न है वो क्या है, अगर हम V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला देखें तो I इज इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा। तो I और R के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है। और I और R के बीच में इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है तो ऑब्वियसली R के साथ जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा वो I के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन में हो जाएगा। भाई R के साथ अगर कैसे, इसको मैं देखो दिखा देता हूँ। जैसे हमारा फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो R को हम V बाई आई भी तो लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, रो एल बाई ए। देखो I डिनोमिनेटर में है और L न्यूमरेटर में है तो दोनों ऑपोजिट साइड हो गए तो इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। I डिनोमिनेटर में है, A डिनोमिनेटर में है तो दोनों डायरेक्ट सेम साइड हो गए तो क्या हो जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो गए। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो वेर R rho is a constant of proportionality and is called the electrical resistivity of the material of the conductor, the SI unit of the resistivity is ohm meter। ठीक है, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी क्या होता है, जो किसी भी करंट को फ्लो होने से रोके उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। किसी भी करंट को फ्लो होने से रोके उसे हम क्या कहेंगे, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे। द मेटल एंड अलॉयज The metal and alloys have very low resistivity in the range of 10 to the minus 8 ohm meter to the 10 to the minus 6 ohm meter। जो मेटल होते हैं और अलॉय, इन दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है, 10 टू द माइनस 8 ओम मीटर टू 10 टू द माइनस 6 ओम मीटर होती है। इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसकी जो एसआई यूनिट है वो ओम मीटर कैसी हुई, देखो
इसकी एसआई यूनिट ओम मीटर कैसे हुई उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिए, हम किसकी बात कर रहे हैं? रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं। रिमेंबर, रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे। रेजिस्टर का तो क्या होता है? ओम ही होता है। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो हम रेजिस्टिविटी की बात करें, रेजिस्टिविटी तो ये है, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो रेजिस्टिविटी को एक साइड रखा, बाकी सारी चीज़ों को दूसरे साइड। आर ए अपॉन एल, ये ए जो होगा ऊपर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आर का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? ओम। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और ये होता है मीटर। तो मीटर स्क्वायर और मीटर कट गया, तो बचा क्या आपका? ओम इंटू मीटर। ऐसे ही आता है आपका एसआई यूनिट किसका? रेजिस्टिविटी का, ओम मीटर। समझ में आया? रो आर इज इक्वल टू रो एल बाई, ये आपका फॉर्मूला था। रो को आपने एक साइड रखा, बाकी सारी चीजें दूसरे साइड शिफ्ट करी, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा रो इज इक्वल टू ए आर ए इंटू एल। आर जो कि रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसका आपका एसआई यूनिट होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होता है मीटर। तो मीटर स्क्वायर और मीटर कट जाएगा, तो बचेगा क्या? ओम मीटर। तो आपका जो एसआई यूनिट हो जाएगा रेजिस्टिविटी का, वो हो जाएगा ओम इंटू मीटर। तो इस तरीके से आता है, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। और मेटल और अलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10 टू द पावर -8 ओम मीटर टू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर होती है। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? गुड कंडक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुड कंडक्टर कहा जाता है। They are good conductors of electricity. Insulators like rubber and glass have resistivity of the order 10 to the power 12 to the 20 to the power 17 ohm meter. अब देखिए यहाँ पर 10 to the power -8 है, यहाँ तो ना के बराबर है, -8 ओम मीटर है, और यहाँ 12 to 17 ओम मीटर है। इतनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होने के कारण ही आप किसी भी इंसुलेटर से करंट को पास कराना बहुत ही मुश्किल होता है, या फिर बहुत ही कम अमाउंट में करंट पास होता है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं ना के बराबर करंट पास होता है। Table 11.2 reveals that the resistivity of an alloy is generally higher than that of constituent metals. Alloys do not oxidize, burn readily at high temperatures. For this reason, they are commonly used in electrical heating devices like electric iron, toaster, etc. Tungsten is used almost exclusively for filaments of electric bulbs, whereas copper and aluminum are generally used for electrical transmission lines. ठीक है, आपने देखा होगा टंगस्टन जो होता है, जो आपका बल्ब होता है पुराना, जो 100 वाट का या 60 वाट का 40 वाट का जो बल्ब होता है, अगर आप वो लाए हो तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर हम क्या करते हैं? एक बल्ब आती है, एक फिलामेंट आता है। कैसा होता है? जैसे ये बल्ब है, सपोज करो इस तरह का एक बल्ब है, इस तरह से बल्ब आता है, इस तरह से इसके 2 पॉइंट होते हैं, और यहाँ पर एक पतली सी लाइन जैसा स्ट्रक्चर होता है जो फिलामेंट होता है। वो किसका होता है? टंगस्टन का होता है। उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे ही उससे करंट पास होता है तो ग्लो होता है। वैसे तो हालांकि किसी भी चीज़ को के ऊपर से आप करंट पास कराओगे, हाई करंट पास कराओगे, तो रेडिश हो जाएगा, लेकिन ये क्या होता है ना, ग्लो होता है। और इसी फिलामेंट को हम यूज़ करते हैं, और यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर मतलब एक लाइट एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपके जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर वायर वगैरह होते हैं, उसमें या तो कॉपर यूज़ किया जाता है या एल्यूमिनियम यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंसेस एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये जो आपको रेजिस्टिविटी मिल रही है वो कितने? 20 डिग्री सेल्सियस पर मिल रही है। सिल्वर की होती है 1.16 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, कॉपर की होती है 1.62 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। एल्यूमिनियम 2.63। ठीक है, तो इनकी रेजिस्टिविटी, जैसे जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे करंट कम पास होगा, और जैसे जैसे रेजिस्टिविटी कम होगी वैसे वैसे करंट ज़्यादा पास होगा। ठीक है, अब सिल्वर की सबसे कम है, इसलिए सिल्वर में सबसे अच्छे से करंट पास हो पाता है। लेकिन हम सिल्वर को क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि सिल्वर का यूज़ काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाएगा, इसलिए नहीं यूज़ करते। इसलिए उसके बदले कॉपर और एल्यूमिनियम यूज़ किया जाता है। ठीक है, अलॉय है, अलॉय में जो रेजिस्टिविटी होती है वो एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, कॉन्स्टेंटन है, अलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल है, मैंगनीन है। ठीक है, कॉपर मैंगनीज एंड निकल, निक्रोम है। इंसुलेटर, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा कंडक्टर में होती है, क्या बोलते हैं, सबसे कम, जो एक तरीके से आप ये मान लो कि सबसे कम अगर कहीं होती है रेजिस्टिविटी तो कहाँ होती है? कंडक्टर में होती है। उससे थोड़ी ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसमें? अलॉयज़ में होती है। और उससे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसमें होती है? इंसुलेटर्स में होती है। ठीक है, और सबसे कम किसमें होती है? कंडक्टर में होती है, इसीलिए करंट अच्छे से वहाँ फ्लो हो पाता है। अलॉय में थोड़ी ज़्यादा होती है रेजिस्टिविटी, इसलिए करंट थोड़ा उतना अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता, और इंसुलेटर में बिल्कुल ही फ्लो नहीं हो पाता, या फिर आप यूँ कह ले कि ना के बराबर फ्लो हो पाता है।
आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स का मतलब क्या होता है, जिसमें एक की बजाय बहुत सारे रेजिस्टेंस यूज होते हैं। इन प्रीसीडिंग सेक्शंस वी लर्न अबाउट सम सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स। वी हैव नोटिस हाउ द करंट थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वी ऑफन यूज रेजिस्टर्स इन वेरियस कॉम्बिनेशंस। वी नाउ देयरफॉर इंटेंड टू सी हाउ ओम्स लॉ कैन बी अप्लाइड टू कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अभी तक हमने जितने भी इक्वेशंस देखी वहां पर हमने एक रेजिस्टर को यूज किया, लेकिन जरूरी थोड़ी है हर जगह एक ही रेजिस्टर हो। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर भी यूज हो सकता है, वो किसी भी तरीके से वो हो सकता है सीरीज कनेक्शन में हो सकता है पैरेलल कनेक्शन में हो, लेकिन किसी भी तरीके से रेजिस्टेंस को, एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस को भी तो यूज़ किया जा सकता है। There are two methods of joining the resistors together. Figure 11.6 shows an electric circuit in which the three resistors having resistance R1, R2 and R3 respectively are joined end to end. Here the resistors are said to be connected in series. अब इस फिगर में अगर आप देखें तो पहला ये वाला रेजिस्टर है, ये वाला रेजिस्टर है सबसे पहले, ये, फिर ये रेजिस्टर सेकंड, फिर ये थर्ड रेजिस्टर। पहले वाले को नाम दिया R1, दूसरे वाले को नाम दिया R2 और तीसरे वाले को नाम दिया R3। ठीक है, इनके बीच में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, एमीटर कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी हमने यहाँ पर ले ली और एक की ले लिया। अब देखो ये वाले का, अगर आप देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसका एंड यहाँ पर है और दूसरे वाले रेजिस्टेंस का एंड यहाँ पर है। ये वाले का एंड दूसरे वाले रेजिस्टर से जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले रेजिस्टर का एंड तीसरे वाले रेजिस्टर से जुड़ा हुआ है। मतलब ये कैसे जुड़े हुए हैं, एंड टू एंड दे आर कनेक्टेड। ठीक है, ऑल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू एंड। क्लियर। अब देखो इस तरीके से एंड टू एंड जो कनेक्शन होता है उसको हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन। एंड टू एंड जो कनेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए सीधे सीधे। ठीक है, एक जहां खत्म हो रहा है वहां दूसरा स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके से जो कनेक्शंस होते हैं उसको हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। उसी तरीके से पैरेलल कनेक्शन किसे कहते हैं, देखो यहां पर Figure 11.7 shows a combination of resistors in which three resistors are connected together between point X and Y, and here the resistors are said to be connected in a parallel connection. ठीक है, अब उस दूसरी कंडीशन में देखो, पहली कंडीशन हमने क्या देखा कि ये वाले का एंड जो है इसके साथ जुड़ा था, ये वाले का एंड इसके साथ जुड़ा था, ये वाले का एंड इसके साथ जुड़ा था। लेकिन यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पर देखो पहला रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर और तीसरा रजिस्टर, इस तरीके से पैरेलल लाइंस होती हैं, तो तीनों पैरेलली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पैरेलल कनेक्शन कहा जाता है। रजिस्टर्स आर इन पैरेलल कनेक्शन। यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, यहाँ एमीटर लगा दिया है, यहाँ बैटरी है। ठीक है, और तीनों के बीच में, तीनों को कंबाइन करते हुए एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। यहाँ पर जो रजिस्टर था उसको R1 नाम दे दिया गया, यहाँ वाले को R2 और सबसे नीचे वाले को R3 नाम दे दिया गया। इस तरीके से जब रजिस्टर्स को कनेक्ट किया जाता है तो उसे पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल कनेक्शन कहते हैं, क्योंकि ये पैरेलल लाइन की तरह कनेक्ट होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। रजिस्टर्स आर इन पैरेलल कनेक्शन। तो ये था आपका कि रेजिस्टर्स किस तरीके से एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, किस तरीके से नंबर ऑफ रेजिस्टर को एक साथ यूज़ किया जाता है। उसके दो मेथड होती हैं। पहली रेजिस्टर्स इन सीरीज, अगर एंड टू एंड रेजिस्टर को ज्वाइन किया जाए तो उसे रेजिस्टर्स इन सीरीज कहते हैं, और अगर सबको एक दूसरे के पैरेलली यूज़ किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, रेजिस्टर्स इन पैरेलल कनेक्शन। अब इनके समय में जब रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तब किस तरीके से आपका रजिस्टर टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, और अगर पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तब टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री राम, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।